जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स की सीरीज चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के एपिसोड 4 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले भागों में आपको बताया था कि अगस्त 1982 के समझौते के बावजूद भी चाइना समय समय पर अमेरिका को विवादास्पद मुद्दों पर ब्लैकमेल करता रहता था या दबाता रहता था। और मई 1983 के बाद तो उसने बहुत ही सख्ती के साथ अमेरिका को ह्यूना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हुआंग बॉन्ड, पैन अमेरिकन फ्लाइट और ताइवान को हथियार सेल के मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा दबाना शुरू कर दिया था। और यह धमकी देनी भी शुरू कर दी थी कि यदि रिश्ते खराब होते हैं तो उनका जिम्मेदार अमेरिका होगा। लेकिन अमेरिका यह जानता था कि ये चाइना की धमकियां गीदड़ भभकी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए रीगन प्रशासन को उसकी बहुत ज़्यादा परवाह कभी भी नहीं थी। और अमेरिका यूरोप में जर्मनी, इटली और इंग्लैंड को अपने यहाँ पे पर्शिंग सेकंड क्रूज मिसाइल तैनात करने के लिए तैयार कर चुका था। और उन्होंने यह कह के तैयार किया था कि ईयर एंड तक यदि रशिया से उनका मिसाइलों को लेकर कोई समझौता नहीं होता है तो वह यूरोप में मिसाइलें तैनात करेगा। रीगन प्रशासन ने उसमें कांग्रेस को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वह B-1 बॉम्बर की MX मिसाइल और 1969 के बाद केमिकल वेपन्स की जो फंडिंग बंद कर दी गई थी उस फंडिंग को दोबारा शुरू किया जाए। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था और अमेरिका रूस को इस कोल्ड वार में पीछे छोड़ने वाला था और चाइना की इंपॉर्टेंस खत्म होने वाली थी। कुछ ही समय में यूएस ने क्षेत्रीय सुपरिटी हासिल कर ली थी। सेंट्रल अमेरिका में वह अपने आप को मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर के माध्यम से मजबूत कर चुका था। मिडिल ईस्ट में यही काम इजराइल कर रहा था और उस समय मॉस्को बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रीगन प्रशासन के दौरान अमेरिका की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का दौर पीछे छूट रहा था और सोवियत की इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सपोज हो चुकी और ना ही अंदर के दुश्मन और ना ही बाहर के दुश्मन रशिया से पीछे हटने को तैयार थे। अचानक से यूएस के लिए चाइना की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। पहला बड़ा बदलाव तब आया था जब 25 अक्टूबर को अमेरिका ने ग्रेनाडा में सैनिक ऑपरेशन शुरू कर दिया और ग्रेनाडा में प्रो मार्क्सिस्ट सरकार को हटा करके प्रो यूएस सरकार की स्थापना की गई। चाइना इसमें कुछ भी नहीं कर सका और चाइना सिर्फ निंदा करता रह गया। रशिया को यूरोप में फेल्योर तब सामने आया जब यूएस ने पेरिसिंग सेकंड मिसाइल्स को वेस्टर्न यूरोप में तैनात करके नाटो को डिवाइड करने का रशिया का सपना ही तोड़ दिया था। चाइना समझ चुका था कि अमेरिकन इकोनॉमी की रिकवरी, वियतनाम वार, वाटरगेट सिंड्रोम से अमेरिका बाहर चुका है, यूएस में राष्ट्रपति भावनाएं बढ़ चुकी हैं और सोवियत इकोनॉमी की बर्बादी और सोवियत की रूढ़िवादी नौकरशाही ने दोनों देशों के बीच में जो गैप था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और यूएस अपर हैंड पर है। मॉस्को कमज़ोर पड़ रहा था, उसे सहारे की जरूरत थी। उधर अमेरिका ने सोवियत को कमज़ोर करने के लिए हथियारों का कंपटीशन बढ़ा दिया और अगले 3 साल तक 9% की दर पर डिफेंस बजट को बढ़ाया। हथियारों की इस अंधी दौड़ का कंपटीशन करने के चक्कर में रशिया की इकोनॉमी जो पहले ही बर्बाद हो रही थी और बर्बाद हो गई, कमज़ोर पड़ गई और कंपटीशन को कर नहीं पा रही थी। इस बढ़े हुए बजट का इस्तेमाल अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में B-1 बॉम्बर्स, विमान और MX मिसाइलों को फंड करने के लिए किया। अमेरिका वियतनाम वार के सिंड्रोम से बाहर आ चुका था और अमेरिका एक देश के रूप में मजबूती से उभर रहा था। इस सब का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अमेरिका ड्राइविंग सीट पर आ गया था और रशिया कहीं पीछे छूट गया था। चाइना को भी समझ में आ गया था कि अब वह अमेरिका को ब्लैकमेल करने की बहुत ज़्यादा हालत में नहीं है। ग्रेनेडा का सफल ऑपरेशन यह बता चुका था कि अमेरिका अपने उद्देश्यों को पाने के लिए कोई भी सैनिक या अन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका जहां अपर हैंड पर जा रहा था वहां रशिया इस पूरी लड़ाई में पिछड़ रहा था। रशिया अपनी ही विस्तारवादी पॉलिसी से जूझ रहा था और यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज- अमेरिका यह सब चाइना की सहायता के बगैर ही कर रहा था और ना तो अमेरिका चाइना की परवाह कर रहा था और ना ही अपनी चाइना के प्रति जो पॉलिसीज थी उनमें कोई बदलाव ला रहा था। वह अभी भी ताइवान के साथ अपने पुराने संबंधों को बनाए रखे हुआ था और अब चाइना भी बहुत ज़्यादा बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रह गया था। यूएस ने चाइना को पहले वर्ल्ड पावर से एशियन पावर और बाद में एशियन पावर के रूप में उसकी स्थिति को डाउन मानना शुरू कर दिया था। यूएस चाइना रिलेशन में सुधार की उम्मीद खत्म हो रही थी क्योंकि यूएस अब कुछ भी झुककर उसे देने को तैयार नहीं था। अमेरिका को अब उसकी कोई खास
ज़रूरत भी नहीं रह गई थी और चाइना भी बार्गेन करने की स्थिति में अब नहीं रह गया था। यह बात 1983 के अंत तक चाइना की भी समझ में आ चुकी थी और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि दो व्यक्ति भी आपस में इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ते, जितनी जल्दी यूएस चाइना के रिलेशन बदल रहे थे। इंटरनेशनल पॉलिसीज को अध्ययन करते समय यहाँ ये देखना इम्पोर्टेंट है, जैसे ही अमेरिका और रशिया की पावर बैलेंस में शिफ्ट आता है, चाइना भी बहुत जल्दी एग्रेसिव पोस्चर से पैसिव पोस्चर में आ जाता है और ताइवान, ह्यूना, पैन अमेरिका, हुआंग बॉन्ड जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ देता है और अपने रिश्तों को नए तरह से डिफाइन करना शुरू कर देता है। यूएस सोवियत पर निर्णायक बढ़त बना चुका था और चाइना के सोवियत कार्ड की अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं बची थी। चाइना अब समझ चुका था कि यूएस से खराब रिश्ते अब चाइना को ही नुकसान पहुंचाएंगे। रीगन की कई पॉलिसी जैसे B-1 बॉम्बर, मिसाइल प्रोग्राम, ग्रेनेडा ऑपरेशन यूएस में भी कंट्रोवर्सी के शिकार थे, लेकिन विश्व स्तर की डिप्लोमेसी के लिए अमेरिका को कॉन्फिडेंस से इन्हीं नीतियों ने भर दिया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि चाइना कभी एग्रेसिव होता है तो कभी डिफेंसिव होता है और यह उसकी आज तक की बनी बनाई नीति है जो वह आज भी फॉलो कर रहा है कि जरूरत पड़ने पे एक्टिव हो जाओ, जरूरत ना करने पर पैसिव हो जाओ, जहां अकड़ना अकड़ो, जहां दबना है दबो। उसकी आज भी यही पॉलिसी है। चाइना अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी ले आया था और उसने इसे आज तक बनाए रखा है। अब तक यूएस चाइना के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर देता था और अब इसका ठीक उल्टा होने लगा, चाइना यूएस के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर देने लगा। पॉलिसी शिफ्ट का थोड़ा बहुत विरोध चाइना में भी हुआ, लेकिन चाइना समझ चुका था कि यूएस से टकराव उसके आर्थिक और सामरिक दोनों हितों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसने विवादास्पद मुद्दों पर जोर दिए बिना रिश्तों को डेवलप करने का फैसला किया। खैर दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इंटरनेशनल सिनेरियो में चाइनीज की सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।